तो फाइनली एचडीबी फाइनेंशियल्स का आईपीओ 25 तारीख से मार्केट में ओपन होने जा रहा है। तो इस वीडियो में अपन करने वाले कंपनी की पूरी वैल्यूएशन एनालिसिस, जिसमें अपन कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, साथ में कंपनी के वैल्यूएशंस देखेंगे, अनलिस्टेड मार्केट के शेयर के बारे में बात करेंगे कि किस प्रीमियम पर अभी वो चल रहा है, साथ में ही अपन आईपीओ का जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम की भी बात करेंगे। अभी इन सारी चीजों को कंपाइल करके आपके पास में एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि क्या आईपीओ में अप्लाई करना वर्थ है या फिर नहीं। कंपनी की पूरी डिटेल आप समझ जाओगे अप्लाई करने से पहले। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो। सीधा मैं आपको वीडियो में लेकर के चलता हूं। सबसे पहले मैं बेसिक डिटेल्स को टैप करूंगा और आई होप कि भाई यहां पर आप बोर ना हो, क्योंकि ये जरूरी है। अभी जो लोग नए आएंगे ना उनको पता रहना जरूरी है। जो मेरा वीडियो पहले से देखते आ रहे थे उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका हाथ इसमें बैठ चुका है बार बार यही चीज बोल के। कंपनी की बात करता हूं, कंपनी है एनबीएफसी। इससे भी बढ़िया बात है कि ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाया उसमें एनबीएफसी बोल के मामला हटा दिया था, पर इस बार मैं बोलूंगा नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, क्योंकि अपन इस बार थोड़ा फाइनेंशियल मैट्रिक्स के ऊपर जाएंगे और कंपनी को एनालाइज करेंगे। इतना क्लियर है। साथ में एक बात तुम समझो, ये जो कंपनी है ना, ये एचडीएफसी बैंक का एक आर्म है, जहां पर पहले एचडीएफसी बैंक की प्रमोटर होल्डिंग 94% की थी, जो कि पोस्ट आईपीओ रहने वाली है 75% से कम, जो कि सेबी के ऑब्लिगेशन के कारण है। ठीक है। दूसरी बात, इनको सितंबर 2025 के पहले मार्केट में लिस्ट होना था, इसलिए ये अभी अपना आईपीओ लेकर के आए हैं और इसीलिए इन्होंने ऑफर फॉर सेल काफी बड़ा रखा है ताकि 75% के नीचे एचडीएफसी बैंक की प्रमोटर होल्डिंग आ जाए। तो 10,000 करोड़ का यहाँ पर ओएफएस होगा, ऑफर फॉर सेल होगा, मतलब एचडीएफसी बैंक जो है वो अपना स्टेक यहाँ पर सेल करेगी। 2,500 करोड़ रुपए का मतलब 2,500 करोड़ रुपए का यहाँ पर टोटल रहने वाला है आपका फ्रेश इशू, मतलब इतने वर्थ के शेयर जो है वो नए इशू होंगे। ठीक है। इतना सब क्लियर है। अभी अपन कंपनी के प्राइस बैंड के ऊपर जाते हैं कि कितना वैल्यूएशन कंपनी ने रखा है। ठीक है। तो आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करूं तो ये रखा गया है 700 से 740 रुपए का। ऑब्वियस सी बात है 740 रुपए के भाव पर ही यहां पर शेयर अलॉट होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि भाई ये आईपीओ अंडर सब्सक्राइब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आईपीओ की इनफ हाइप है मार्केट में, बहुत बड़े ग्रुप का आईपीओ है, एचडीएफसी बैंक का आर्म है, तो डेफिनेटली मार्केट में इसकी हाइप है। साथ में शेयर होल्डर कोटा होने के कारण हाइप और भी ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है। ठीक है। तो 740 रुपए के भाव पर क्या वैल्यूएशन कंपनी का निकल के आ रहा है वो समझते हैं। तो इस भाव पर इनका वैल्यूएशन निकल के आ रहा है 61,000 करोड़ रुपए का। ठीक है। 61,000 करोड़ रुपए का। अब ये हो जाता है कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। तुम इतना समझ के चलो कि भाई मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर 61,000 करोड़ रुपए की ये टोटल कंपनी हो जाती है 700 एट द रेट ऑफ 740 रुपीज। ठीक है। अभी मैं बात करता हूं इसके अनलिस्टेड शेयर की, मतलब मार्केट में आईपीओ आने से पहले लोग किस भाव पर इसके शेयर्स को ट्रेड कर रहे थे। ठीक है। अभी मैं यहां पर कमेंट्री नहीं दूंगा, मैं सिर्फ तुमको भाव बता रहा हूं। बाद में इसके ऊपर अपन और डिस्कस करेंगे जब अपन फाइनेंशियल देखेंगे, जब अपन इसका ओवरऑल पूरे के पूरे फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखेंगे। ठीक है। तो यहां पर अनलिस्टेड मार्केट की बात करूं तो यहां पर 1225 रुपए पर शेयर ये चल रहा था। ठीक है। 1225 रुपए पर शेयर एट द रेट ऑफ 1225। वैल्यूएशन निकल के आता है 95,000 करोड़ रुपए का। हो गया। तो यहां पर हमको क्लियरली बात समझ में आ रही है कि अनलिस्टेड मार्केट में जितने का ये शेयर मिल रहा था उससे टोटल 40% डिस्काउंट है। ठीक है। लगभग मैं रफ फिगर ले रहा हूं, 40% का क्या है डिस्काउंट। अभी अपन ने अनलिस्टेड मार्केट का क्या हाल है वो समझ लिया, इसके बाद में अपन इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, पर पहले अपन समझते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। एक्चुअल में कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है पिछले 3 सालों में। ठीक है। 2022 से 2025 तक का डेटा है, 2025 अभी पूरा हुआ नहीं, तो उस हिसाब से ही अपन इस डेटा को देखेंगे। ठीक है। तो रेवेन्यू की बात करते हैं पहले 1100 करोड़ रुपए का 2022 में, 23 में आ गया ये 11,000 करोड़ रुपए का, और 23 में आ गया ये 12,000 करोड़ रुपए तक। ठीक है। उसके बाद में 14,000 करोड़, फिर 16,000 करोड़, मतलब यहाँ पर हल्का सा इंक्रीमेंट, धीरे धीरे यहाँ पर रेवेन्यू ग्रो कर रहे हैं। और ध्यान में रखना है कि ये बहुत बड़ी एक कंपनी है, बहुत बड़ी एनबीएफसी कंपनी है, तो तुम रेवेन्यू में इतना बड़ा जंप एक्सपेक्ट मत कर देना कि भाई 11 का सीधा 20 हो जाएगा, 20 का 30 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। स्टेडीली ग्रो करती है। ठीक है। आगे जाते एक्सपेंसेस में देखूंगा नहीं, सीधा मैं आऊंगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर, जिससे हमको समझ जाएगा कि एक्चुअल में एक्सपेंसेस का हाल क्या रहा है। ठीक है। 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 2,500 करोड़ और 2,100 करोड़। चांसेस काफी ज्यादा है कि 2025 में ये क्लोज करे 3,000 करोड़ के ऊपर। अब यहां पर क्लियरली समझो, 2022 से 23 में सीधा जंप हुआ यहां पर 100% का। ठीक है। 100% ग्रोथ, 100% ग्रोथ हो गई इनकी यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। उसके बाद में सिग्निफिकेंट ग्रोथ है,
उसके बावजूद यहाँ पर अभी तक 2025 अभी पूरा हुआ नहीं है और अभी तक ये 2000 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। मतलब इससे तुमको क्या समझ में आता है, कंपनी के प्रॉफिट्स लगातार ग्रो कर रहे हैं। जिस हिसाब से कंपनी के रेवेन्यू ग्रो हुए हैं उससे भी ज्यादा तेजी से प्रॉफिट का ग्रो होना, मतलब कहीं ना कहीं ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हुआ है और साथ में इसके ओवरऑल मार्जिन्स की बात करें ना, प्रॉफिट मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो अभी अपन करने वाले हैं कंपनी का पीयर कंपैरिजन। मार्केट में अभी तक कंपनी लिस्ट हुई नहीं है, पर एक्चुअल में समझना जरूरी है कि रिलेटिवली किस वैल्यूएशन पर मार्केट में आईपीओ आ रहा है। पहले मैंने आपको बता दिया मार्केट कैपिटलाइजेशन, यहां पर मार्केट कैप की जगह मैं यहां पर लिख दूंगा 61,000 करोड़, ठीक है, ये लिख दिया मैंने टोटल, ठीक है। अभी रेवेन्यू यहाँ पर लगभग 16,000 करोड़ का था अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है, इतना है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें अभी सेट है। मैं पीयर कंपैरिजन करने के लिए यूज कर रहा हूँ scanex.trade की वेबसाइट, यहाँ पर अपने को बढ़िया सा डेटा देखने को मिल जाता है। अभी कुछ टाइम के पहले मैंने आपको बताया था कि एचडीबी फाइनेंशियल्स जो है ये एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है। नॉन डिपॉजिट टेकिंग वाले पार्ट को छोड़ो, ये एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अभी आरबीआई ना टोटल 15 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस को अपर लेयर की तरह नोटिस करती है, ठीक है। तो 15 जो कंपनीज हैं उनमें से एक है श्रीराम फाइनेंस, जिसका मैं यहाँ पर अभी यूज करूंगा पीयर कंपैरिजन करने के लिए। साथ में मुथूट फाइनेंस भी एक अपर लेयर एनबीएफसी है और चोलामंडल इन्वेस्टमेंट ये भी एक अपर लेयर एनबीएफसी है, जिससे हमारे पास में बेटर आइडिया मिल जाएगा इसको एनालाइज करने का। थोड़े बहुत मैं आपको रेशियोज बता देता हूँ। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करूं मैं अपने एचडीबी फाइनेंशियल्स का, तो ये निकल के आ रहा है पोस्ट मनी 28 का, ठीक है, ये हो गया पीई रेशियो इनका। वहीं मैं डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूं तो ये निकल के आ रहा है भाई, वहीं पर मैं इसके डेट टू इक्विटी की बात करूं, डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है 5.5 का, ठीक है। बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक रेशियो, प्राइस टू पीबी रेशियो निकल के आ रहा है तुम्हारा 3 का। अभी यहां पर तुमको देखकर क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो भाई डेट टू इक्विटी रेशियो तो बहुत बुरा है, कंपनी ने तो बहुत सारा कर्जा लेके रखा है। यहीं पर एक लॉजिक आता है, भाई ये जो कंपनी है ना एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, मतलब ये डिपॉजिट लेती नहीं है, तो एक्चुअल में ये लोन लेके आगे लेंड करती है। क्योंकि ये लोन लेके लेंड करती है तो यहाँ पर इसका डेट टू इक्विटी रेशियो ये इतना ज्यादा भी है, तो ये बढ़िया है। और ये मैंने आपको आईआरएफसी के केस में भी समझाया था, आईराइडे का भी केस में समझाया था, जब भी मैं एनालिसिस बनाता हूं तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें ना आपको क्लियर कराते रहता हूं। ये चीजें क्लियर हो गई। अभी अपन जाते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर, मार्केट के वैल्यूएशन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी प्राइस रेंज देखने को मिली, जैसे बजाज फाइनेंस 33 का है, वहीं पर बाकी आप देखोगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इसको थोड़ा अलग करते हैं अपन, ये थोड़ा अलग कैटेगरी का चीज है। वहीं पर अपन बात करते हैं चोलामंडल फाइनेंस का 30 का पी रेशियो है, वहीं पर मुथूट फाइनेंस का 19 का है, ठीक है। वहीं पर मैं श्रीराम फाइनेंस की बात करूं तो ये 15 का है। अभी तुमको यहाँ पर एक चीज क्लियर देखने को मिल रही होगी कि कहीं ना कहीं 30 के रेंज में भी हमको प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिख रहा है, मतलब एनबीएफसी कंपनीज को मार्केट इनफ वैल्यूएशन दे रहा है। उस हिसाब से अपन इनके कंपैरिजन में अपना एचडीबी फाइनेंशियल्स की बात करें ना, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट्स की ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं अपने पी रेशियो को जस्टिफाई कर रही है। मतलब पोस्ट मनी अगर 10% का भी, जिस तरीके का भी जीएमपी चल रहा है उसके ऊपर भी अगर निकल जाता है तो यहाँ पर आराम से, जैसे 28 का पी रेशियो है, ठीक है, तो यहाँ पर 10% इसका हो गया तो ये 30 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 30-31 का पी रेशियो हो जाएगा। तो इस वैल्यूएशन पर भी कहीं ना कहीं इसकी जो मार्केट की वैल्यूएशन है ये जस्टिफाइड है। अभी फाइनली अपन थोड़ा ग्रे मार्केट प्रीमियम को टैप करते हैं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम एक टाइम पर इसका चल रहा था 2 दिन के पहले 100 रुपए के ऊपर, ठीक है, 100 प्लस। अभी के टाइम पर ये गिर के आ चुका है 85 के प्लस। अभी इसमें प्रॉफिट कितना बनेगा मार्केट में, अगर अलॉटमेंट मिल जाता है और इसी ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से लिस्टिंग होती है तो तुम्हारा प्रॉफिट बन जाता है 1700 से 1800 के करीब, ठीक है। पर जरूरी नहीं है कि भाई टोटल जितना ग्रे मार्केट प्रीमियम है उस पे लिस्टिंग हो। कभी कभी ग्रे मार्केट प्रीमियम कम होता है पर लिस्टिंग दबा के हो जाती है, कभी कभी ग्रे मार्केट प्रीमियम तगड़ा होता है और लिस्टिंग डूब जाती है। तो मार्केट में बाकी सारे फैक्टर्स भी ना थोड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। अभी अनलिस्टेड मार्केट की बात करूं तो 1200 का शेयर जिन्होंने लेके रखा है उनको भाई अगर 700 का शेयर मिल रहा है तो भाई मतलब 700-800 के भाव पर भी लिस्टिंग होती है। अगर मैं इसको ऐड भी कर लेता हूँ, 100 भी कर लेता हूँ, फिर भी 840 रुपए के भाव पर लिस्टिंग हो रही है, फिर भी तो यहाँ पर नुकसान ही हो रहा है। तो जिन्होंने भी अनलिस्टेड मार्केट में लेके रखा है डेफिनेटली अभी सीधा कंपनी ने बोल दिया कि भाई हमारी कंपनी की कीमत इतनी है ही नहीं, तो तुम कौन होते हो 1200 में लेने वाले। तो भाई उन्होंने 740 रुपए का उनका खुद का जो वैल्यूएशन देना है वही इसको डाउनग्रेड कर देता है। मतलब मर मर के भी भाई ज्यादा से ज्यादा अगर ये ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ भी जाता है
फिर भी अनलिस्टेड मार्केट वालों का नुकसान ही होगा। बाकी दूसरा लॉजिक ये काम में करता है कि भाई 1200 रुपए में कोई ना कोई तो खरीद रहा था ना शेयर को। अनलिस्टेड मार्केट में 1200 रुपए भाव गया कैसे? कोई ना कोई बेचने वाला है 1200 रुपए में, कोई ना कोई 1200 रुपए में खरीदा, तभी तो 1200 रुपए का प्राइस सेट हुआ ना। तो भले ही मैनेजमेंट ने अपना जो वैल्यूएशन है वो कम सेट किया है, पर एट द एंड किसके हाथ में कि वैल्यूएशन बढ़े? ये है मार्केट के हाथ में। अगर मार्केट चाहता है कि कंपनी डिजर्व करती है 1200 रुपए का वैल्यूएशन, तो ये 1200 रुपए पे अल्टीमेटली जाएगा। अभी के टाइम पर हमको ये समझ में आ रहा है कि क्योंकि 1200 रुपए के ऊपर शेयर पहले कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा था, तो कहीं ना कहीं इसका जो पोटेंशियल है ये 740 रुपए के ऊपर है। मतलब डेफिनेटली वैल्यूएशन मार्केट की सपोर्ट कर रही है, कहीं ना कहीं आगे प्रॉफिट कर देने के लिए मार्केट भी अभी रेडी है। बाकी आई होप आपको ये वैल्यूएशन एनालिसिस का वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले टाइम में कल ही बोलो या फिर परसों बोलो, अपन इसका डिटेल रिव्यू वीडियो बनाने वाले हैं, जहां पर सीधा अपन बात करेंगे अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है, क्योंकि सारी चीजें अपने को कंपाइल करना पड़ेगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम किस तरीके से हलचल दिखा रहा है और सारी चीजें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो अभी के अभी कर लो, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।